ने अभी तक एक्चुएटर्स कवर किए, ठीक है, जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स प्लस हाइड्रोलिक, ठीक है, और इसके बाद न्यूमेटिक। ये एक्चुएटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है, सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? बहुत बेसिक डेफिनेशन हमको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने वाली डिवाइस, ठीक है, वो क्या होती है, सेंसर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या वेरिएबल को, लाइक प्रेशर हो या फिर टेम्परेचर हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो या लेंथ हो या मोशन हो, वेलोसिटी हो, ये सारी क्या है, अपने फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको सेंस करना है, और वो डिवाइस क्या है, सेंसर कहलाएगी। इन डिवाइसेस का वैसे तो चाहे वो एक्चुएटर्स हो चाहे सेंसर्स हो, सभी की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू स्टडी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। मींस सेंसर्स की स्टैटिक कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? नाम से समझ में आ रहा है, जो स्टेबल होगी वो स्टैटिक, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज दैट रिमेन कांस्टेंट और वेरी ओनली क्वाइट स्लोली। अगर वेरी भी करेगा तो बहुत स्लोली करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो कांस्टेंट रहते हैं, उनको हम किस में लेते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी इज वेरिंग रैपिडली। जो टाइम के साथ या जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी वेरी करती हैं, वो अपनी क्या है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो कुछ नंबर ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी डिवाइस के लिए, मोस्टली सेंसर्स के लिए क्या वैल्यू रखती हैं, क्या मीनिंग रखती हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एक्यूरेसी। अब ये स्टैटिक क्यों है, क्योंकि जो एक्यूरेसी निकालने का कॉन्सेप्ट है वो तो सिमिलर ही रहने वाला है, और जो डिवाइस अगर 90% एक्यूरेसी दे रही है ना, तो इट मीन्स वो 90% ही देगी, और ये वेरी बहुत इजीली नहीं करेगा। ये जो वेरिएशन है वो इजीली नहीं होगा। तो जो डिवाइस एक्यूरेसी 90% दे रही है वो लॉन्ग लाइफ 90% एक्यूरेसी ही देगी, ठीक है। इसलिए ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी नहीं हो रही इजीली, उनको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। चलिए एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज द क्लोजनेस with which the measuring instrument can measure the true value of the measured under stated conditions of use, that is its ability to tell the truth. It means कोई भी डिवाइस, इट मीन्स कोई भी डिवाइस किसी ट्रू वैल्यू को कितनी क्लोजली उसको मेजर कर सकती है, वो उस डिवाइस की क्या है, एक्यूरेसी है। अगर हम सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी एक्चुअल वैल्यू को कितनी क्लोजली मेजर कर सकता है, वो उस सेंसर की क्या है, एक्यूरेसी है। सिंपल। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है।
कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जो मेजर की गई वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, अपॉन ट्रू वैल्यू। ये एक फॉर्मूला बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। बस ये यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी के टर्म्स में ये फॉर्मूला आपको गिवन है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एंड अपॉन ट्रू वैल्यू multiplied by 100, then we get the percentage of true value. Clear? Next, that is precision. Precision means कितना प्रिसाइजली वो अपने आउटपुट को कंटिन्यूस दे सकता है। उसको अगर हम रिप्रोड्यूस करें, उसको हम बार बार यूज करें, तो वो कितना उसको सेम रीडिंग दे सकता है, ठीक है। जैसे कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस अ सर्टेन सेट ऑफ रीडिंग विद इन गिवन एक्यूरेसी। इट मीन्स जो भी एक्यूरेसी के साथ वो बार बार वही रीडिंग या एक सेट ऑफ रीडिंग रिपीट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन। क्लियर? तो प्रिसीजन डिस्क्राइब्स एन इंस्ट्रूमेंट डिग्री ऑफ रैंडम वेरिएशंस in its output when measuring a constant quantity. Suppose आपको 5 मेजर करना था, डिवाइस कभी 5.5 मेजर कर रही है, कभी 4.5 मेजर कर रही है, 4.1 मेजर कर रही है और 5.6 मेजर कर रही है, लेकिन इस रेंज से बाहर नहीं जा रही, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रिसीजन हुआ वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज, यानी जो आपके प्रिसीजन, जो आपके एक्यूरेसी है उसके रेंज में है, अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जो रॉन्ग आ गई और जो ट्रू आ गई, उनका रेशियो क्या आएगा? प्रिसीजन कहलाएगा, ठीक है। इसको एक बहुत बेसिक डायग्राम से, डायग्राम के एक एग्जांपल से समझाएंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। So precision is defined as the ability of instrument to reproduce a certain set of readings within given accuracy. एक जैसे सपोज एक्यूरेसी की हमने बात की कि 90% एक्यूरेट है, ठीक है। तो 90% एक्यूरेसी के साथ वो बार बार उसी रीडिंग को रीड करने में कौन कौन से वैल्यूज दे रहा है, सेम रीडिंग को रीड करने में, तो वो अपने क्या है, प्रिसीजन कहलाएगी। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। आप लोगों ने आर्चरी वाला गेम देखा होगा, है ना। आर्चरी में क्या होता है, आपको एक टारगेट हिट करना होता है। सपोज इस वाले टारगेट को हिट करना है, ठीक। अब इस टारगेट, इस पूरे सर्किल को हमने सब डिवाइड कर दिया, सब सर्कल्स में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स बना दिए, ठीक है। अब किसी एक आर्चर का जो टारगेट हिट करने का जो एरिया है, वो उसने देखिए एक तो टारगेट यहाँ हिट किया, एक यहाँ हिट किया, एक यहाँ पर हिट किया, एक एक्यूरेसी के पास, क्योंकि हिट तो ये करना था तो एक्यूरेट तो यहाँ होने वाला है, इसके अलावा यहाँ हिट किया, ये हिट किया, ये हिट किया। अब देखिए इसका ना तो प्रेसिजन है ना ही एक्यूरेसी है, क्योंकि एक्यूरेसी तब होती है जब इस वाले टारगेट पे हिट करता, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। क्लियर? ये रिक्वायर्ड है। और प्रेसिजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो जितनी बार भी हिट कर रहा है ना, उसका टारगेट स्कैटर हो रहा है, मतलब उस किसी भी एक पोजीशन पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा कि लो प्रेसिजन एंड लो एक्यूरेसी, ना तो प्रेसिजन है ना एक्यूरेसी है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, दूसरा आर्चर आता है, टारगेट हिट नहीं हुआ, जो टारगेट रिक्वायर्ड था वो हिट नहीं हुआ, है ना, लेकिन उसका प्रेसिजन देखिए कि लगातार वो उसने इसी पॉइंट पर हिट किया है। करना तो यहाँ था, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर हिट किया और लगातार किया है, यानी उसने उस टारगेट, उस रीडिंग को रिप्रोड्यूस किया। तो बहुत सिमिलर रीडिंग्स आ रही हैं जो नियर अबाउट उसी टारगेट पे है जो उसने हिट की है, ठीक है। तो इस केस में प्रिसीजन तो हाई हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी लो है। ओके, इसलिए वो कहा जाता है एट अ गिवन एक्यूरेसी हम क्या चेक करते हैं, प्रिसीजन चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसीजन बहुत हाई है। ओके, सपोज यहाँ पर केवल 25% एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसीजन कितना है? 99% है। क्लियर? अब सेकंड एक
जो विनर था उसका क्या है, उसका जो टारगेट एरिया है वो रिक्वायर्ड टारगेट से बिल्कुल क्लोज है, सारे के सारे टारगेट्स क्या है, इसी सर्किल में है, तो उसका प्रेसिजन भी हाई है और उसकी एक्यूरेसी भी हाई है। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन समझने के लिए आई थिंक इससे बेटर एग्जांपल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स है, वी हैव डिफरेंट पॉइंट। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ करेक्टनेस। एक्यूरेसी क्या है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस है ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना वो करेक्टली मेजर करता है, वो एक्यूरेसी है। अगर प्रेसिजन की बात करें तो प्रेसिजन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, यानी रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको बार बार, है ना, ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ डिजायर्ड इनपुट एट द सेम रेफरेंस कंडीशन। रेफरेंस कंडीशन सेम रहनी चाहिए और उसको बार बार कैसे उसको रिपीट कर रहा है, कितने टाइम्स भी हम अगर उसको मेजर करते हैं तो वो सेम टाइप के आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका प्रिसीजन हाई है। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन सिस्टमेटिक एरर। अगर सिस्टम में एरर होगी तभी उसकी एक्यूरेसी लॉस हो सकती है ना, या लो हो सकती है। लेकिन प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कॉज रैंडम एक्सीडेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स और एक्सीडेंटल एरर्स। तो कोई भी एक्सीडेंटल एरर आ सकती है, मान लो आप टारगेट सेट कर रहे हैं और आपको हल्की सी झपकी आ गई तो टारगेट मिस हो जाएगा या अपने प्रिसीजन लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल एरर्स होती हैं। और एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है ना। अब रिपीटेबिलिटी की बात करें, रिपीटेबिलिटी वही प्रिसीजन से लेकर रिलेटेड है। रिपीटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सेम मेजर्ड क्वांटिटी, मींस एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, मेड बाय सेम ऑब्जर्वर, एक ही ऑब्जर्वर में मेजर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया कल आपके फ्रेंड ने मेजर कर दिया, तो ऑब्जर्वर की वजह से भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एंड यूजिंग सेम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट भी सेम होना चाहिए एंड अंडर सेम कंडीशन। तो रिपीटेबिलिटी को तभी हम मेजर कर सकते हैं जब सारी की सारी कंडीशन, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वर और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। क्लियर। ये एक एग्जांपल अभी हमने बात की थी जिसमें इसका जो रिपीटेबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। तो प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द रिपीटेबिलिटी। अभी हमने यही बात की थी कि कितनी आसानी से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। हाँ ऋतिक बताएं। सर अभी आपने उसका बोला था ना प्रिसीजन का, तो सर प्रिसीजन में भी रिपीटेबिलिटी थी और इसमें भी रिपीटेबिलिटी है, तो सर इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, मतलब प्रिसीजन में और रिपीटेबिलिटी में, नहीं या नहीं, फिर दोनों सेम ही है? ऑलमोस्ट सेम ही है ना। लेकिन हम्म। प्रिसीजन रिपीटेबिलिटी हाई का मीन्स ये है कि ये वाला केस होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी देखो, रिपीटेबिलिटी पे ही कौन डिपेंड करता है, अभी हमने ये लाइन तो बोली प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन रिपीटेबिलिटी, और यहाँ पर भी हम बार बार यूज कर रहे हैं रिपीटेबिलिटी, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं जो प्रिसीजन है वो रिपीटेबिलिटी का ही पार्ट है, उसी से डिफाइन किया गया है, ठीक है। ओके सर। वो डिफरेंट नहीं है ना। हम्म। अब बात करते हैं डेड स्पेस की। डेड स्पेस क्या चीज होती है? The threshold, dead space or threshold, is defined as a range of different input values over which there is no change in output value. कई डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको एक मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज या करंट या फिर कोई भी अदर क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं डायोड की बात करता हूं, जैसे एक डायोड की बात करते हैं, ठीक है। डायोड हम लोग पढ़ चुके हैं। डायोड में क्या होता है, एक जो आइडियल डायोड होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो इस तरीके से आती है, ठीक है। ये होता है वोल्टेज और ये होता है करंट। ये करेक्टरिस्टिक होती है आइडियल डायोड की। क्लियर।
अब इसमें क्या है, जब तक नेगेटिव है तब तक तो करंट जीरो है, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज हाई होता है तो करंट एकदम इंक्रीज करता है, ये आइडियल केस है। लेकिन अगर हम इसी में प्रैक्टिकल डायोड की बात करें, जो एक्सपेरिमेंटल डायोड होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ शो करते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ क्यों ऐसा आता है, देखिए ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर एक रिक्वायर्ड वोल्टेज हमने पढ़ा था, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्योंकि जब तक इस डायोड पर सप्लाइड वैल्यू जो वोल्टेज है वो इतने के बराबर नहीं होगा, तब तक ये डायोड क्या है, कंडक्ट कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब कंडक्शन में नहीं आएगा, यानी एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव नहीं करेगा। तो ये जीरो से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, अपना डेड स्पेस कहलाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव में जाएं, नेगेटिव की बात करें तो ये इनिशियली जीरो वैल्यूज देता है आउटपुट करंट के लिए, फिर धीरे धीरे लीकेज करंट इंक्रीज होता है रिवर्स में, क्योंकि लीकेज करंट आता है, और फिर एब्रप्टली चेंज होता है। तो जिस टाइम तक ये नेगेटिव में जीरो है वो भी क्या है, आपका डेड स्पेस है। तो ये पूरा एक कंप्लीट क्या कहलाता है, डेड स्पेस कहलाता है, जहां पर हम इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन डिवाइस के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। आगे बात समझ, इनपुट तो हम दे रहे हैं, इसको लगातार हम वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो जो टाइम है, वो जो ड्यूरेशन है, वो अपनी क्या है, डेड स्पेस कहलाती है। देखिए इस डायग्राम में देखें, बहुत क्लियरली दिखा हुआ है कि जो मेजर्ड वेरिएबल्स हैं, जिनको हमको मेजर करना है, जिनको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, और जिनके रेस्पेक्ट में आउटपुट आना है, जैसे सपोज किसी का टेम्परेचर चेंज करने पर हमारे आउटपुट में चेंज आना चाहिए था, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो। तो हमने क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन आउटपुट वेरी नहीं कर रहा, तो वो वाला ड्यूरेशन कब आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं और फिर भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वाला ड्यूरेशन आ गया, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे। क्लियर, यहाँ पर ये शो क्या हुआ है, दैट इज डेड स्पेस। so it is defined as a range of different input values over which there is no change in output values। सिंपल था। अब बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस वैसे हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं अपने, कहते हैं कि यार ये जरा भी टॉलरेट नहीं करता है, या थोड़ा बहुत भी इसमें टॉलरेंस नहीं है। रीजन मीन्स है कि वो कितना बियर कर सकता है किसी चीज को, कितना एडजस्टेबल है, ठीक है। टॉलरेंस इज द टर्म दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूरेसी एंड डिफाइंस द मैक्सिमम एरर दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन सम वैल्यूज। ये बताता है कि अगर कोई सेंसर है या कोई एक्चुएटर है, ठीक है ना, वो किसी रीडिंग को रीड करने में कितना वेरिएशन ले सकता है, दैट इज रिलेटेड टू टॉलरेंस। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई डिवाइस है जो किसी नट या बोल्ट के डायमीटर, किसी भी डायमीटर को मेजर कर रही है, ठीक है, तो एक्यूरेसी ये है जो मिडिल में यहाँ दिख रही है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा ग्राफ इस तरीके से बना के बता देता हूँ। रिक्वायर्ड ये है लेकिन वो मेजर कितना कर सकता है, थोड़ा ज्यादा सा और थोड़ा कम मेजर कर सकता है, ये उसका टॉलरेंस है, ठीक है। यानी इतनी जो वेरिएशन है, ये इस डिवाइस का क्या है, टॉलरेंस है, कि वो एक्यूरेसी के या तो इतना इधर जा सकता है और या इतना अंदर की तरफ, यानी कम या ज्यादा हो सकता है। वो किसी भी डिवाइस के लिए क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। टॉलरेंस डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट फ्रॉम सम स्पेसिफाइड वैल्यू। सिंपल सी बात है, स्पेसिफाइड वैल्यू क्या थी, ये ब्लू लाइन थी, लेकिन जो वेरिएशन आ रहा है वो या तो आउटर साइड में या लोअर साइड में आ रहा है ना। तो ये जो रेंज है ना, ये जो डेविएशन है, ये क्या कहलाएगा, अपना टॉलरेंस कहलाएगा किसी भी डिवाइस के लिए। एक बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर कभी आपने देखा हो लिखा हुआ, तो जैसे 220 ओम लिखा है, फिर उसमें लिखा होता है +-5%। +-5% क्या शो कर रहा है कि ये इस वैल्यू का
+5% भी दे सकता है और -5% भी दे सकता है। यानी आपको किसी सर्किट में अगर 220 ओम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप ये मान के चलिए कि वो 5% लेस भी दे सकता है रेजिस्टेंस जो आप यूज करने जा रहे हैं, या 5% हायर भी वैल्यू दे सकता है 220 ओम की। क्लियर? तो इसी तरीके से सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या होते हैं कि अगर वो उसकी एक्यूरेसी है ना, जैसे वो 90% एक्यूरेट है तो उसका टॉलरेंस कितना है, सपोज मान लो 2.5% है, यानी इस एक्यूरेसी से वो या तो ऊपर भी जा सकता है या इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये होता है टॉलरेंस, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ मैन्युफैक्चर कंपोनेंट फ्रॉम सम स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज रेंज और स्पैन। रेंज और स्पैन ऑलमोस्ट सेम थिंग है। द रेंज और स्पैन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट defines the minimum and maximum values of a quantity that the instrument is designed to measure। जैसे हम बात करते हैं कि कोई टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर्स के दिए हुए हैं। ये जो टेम्परेचर सेंसर है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड से इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो ये गैप है, ये जो रेंज कहलाती है ना। तो द रेंज और स्पैन क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, कितना मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है, वो उसका क्या है, रेंज है। जैसे एक के टाइप थर्मोकपल वो टेम्परेचर सेंसर है जिसकी रेंज क्या है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज रेंज। ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर नहीं करेगा, ये रेंज है किसी के टाइप थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर की। क्लियर? लेकिन आप कहो कि ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज तो है, लेकिन कितने से कितने तक मेजर करेगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करेगा। तो आप माइनस करके देखें, 750 माइनस ऑफ -50, दिस इज द रेंज, इट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये इतना वैल्यूज को मेजर कर सकता है। क्लियर? सिमिलरली एक और टेम्परेचर सेंसर है दैट इज LM35। इसकी रेंज होती है 205 डिग्री सेंटीग्रेड। 205 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होगा, कहां से स्टार्ट करेगा, -55 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। प्लस का 150 डिग्री, सिमिलर 150 माइनस ऑफ -55, दैट इज 205 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये होता है किसी भी डिवाइस के लिए उसकी रेंज और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं, रेंज एंड स्पैन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सेंसर या एक्चुएटर्स के लिए। हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। आप लोगों ने कई सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे 12th में, अपने फर्स्ट ईयर में, बीटेक वाले में, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग आउटपुट देखते हैं ना, तो वेरिएबल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पुट करते जाते हैं, देन आउटपुट लेते जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमने ऐसा चेक नहीं किया कि जो अभी आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज डाली हैं वापस से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज पुट करें, उन्हीं वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर दोनों कर्व सेम आते हैं, दोनों ग्राफ सेम आते हैं तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है। अगर वो वेरी कर जाते हैं तो वहां पर हिस्टैरिसीस लॉस होता है। So hysteresis is defined as the magnitude of error caused in output for a given value of input। अब जो वैल्यूज हम इनपुट में दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या एरर आ रही है, वो कब आती है, when this value is approached from opposite directions, that is ascending order then the descending order। अब आप देखिए ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है, जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर, लिखा हुआ है कर्व ए वेरिएबल्स इंक्रीजिंग। आपने यहाँ क्या है, वेरिएबल को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया है, ठीक है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करने के बाद सपोज ये वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब आपने क्या किया, उन्हीं वेरिएबल्स को वही वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दी। ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करने के बाद अगर ग्राफ में चेंज आता है, सपोज ये वाला ग्राफ आ गया रेड लाइन वाला, ठीक है, देन ये जो टोटल गैप आया, ये जो गैप है वो आपको शो कर रहा है हिस्टेरेसिस लॉस को। अब देखिए आउटपुट हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ होगा, ये वाला जो एरिया आएगा जहां पर आउटपुट वाली जो एक्सिस है, आउटपुट रीडिंग वाली एक्सिस वो कट करेगी, वो होगा आपका मैक्सिमम आउटपुट हिस्टेरेसिस लॉस। क्लियर। और जो इनपुट वैल्यूज पे ये जो एरिया कट करेगा, जो ये पॉइंट कट करेगा, दैट इज मैक्सिमम इनपुट हिस्टेरेसिस लॉसेस। ओके। और ये इन दोनों का पॉइंट हम अब ऑलरेडी अभी पढ़ चुके थे, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये कौन सा स्पेस होता है, डेड स्पेस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा डेड स्पेस। तो हिस्टेरेसिस लॉस कैसे डिफाइन होते हैं आपको समझ में आ गया कि अगर वैल्यूज को, अगर वेरिएबल्स को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करें, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करें, तो आपके कर्व में अगर चेंज आता है देन इट मींस देयर इज हिस्टेरेसिस लॉस। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज रिलायबिलिटी। Reliability is the probability that a device will adequately perform as specified for a period under specified operating conditions. रिलायबिलिटी मीन्स बहुत सिंपल है, हम कहते हैं कि वो डिवाइस कितना रिलायबल है। रिलायबल मीन्स वो कितना भरोसेमंद है। हिंदी में अगर बात करें तो भरोसेमंद, बहुत बेसिक बात करते हैं, है ना। भरोसेमंद की वो अगर हम उस डिवाइस से बार बार मेजरमेंट करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो कितनी एक्यूरेसी देगा या कितनी बार उसका प्रिसीजन सही रहेगा, वो चीज किस पर आती है, रिलायबिलिटी पे आती है। ठीक है। तो रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिवाइस विल एडुकेटली परफॉर्म। एडुकेटली का मीन्स ये है कि उसकी एक्यूरेसी और उसका प्रिसीजन सिमिलर ही रहना चाहिए जैसा वो इनिशियली है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस। उसकी जो कंडीशन स्पेसिफाई है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि जो कंडीशंस लिखी हैं आप उसके अलग ही उसको यूज कर रहे हो फिर भी हम कहें यार ये तो रिलायबल ही नहीं है। ऑपरेटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो रिलायबल होना चाहिए। ओके। सम सेंसर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देयरफॉर दे शुड बी वेरी रिलायबल। कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो सेफ्टी और क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी में यूज किए जाते हैं, उनको रिलायबिलिटी उनकी हाई होनी चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी ऑफ अ मेजरमेंट। The sensitivity of measurement is a measure of the change in instrument output that occurs when the quantity being measured changes by a given amount. It means किसी भी sensitivity को कैसे define करेंगे, sensitivity as is defined as change in output upon change in input. क्लियर। अगर आउटपुट इनपुट में जरा भी चेंज आता है, यहाँ लिखा हुआ है being measured changes by given amount, जो हम मेजर कर रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आउटपुट में जरा भी चेंज आता है तो वो उस सिस्टम की क्या है, सेंसिटिविटी कहलाती है। देखिए जैसे हम कर्सर मूव कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कर्सर मूव कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं यार इस माउस की, इस पेन की क्या है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है ना। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा मीन्स कि अगर हम हल्का सा भी स्लाइडली कर्सर राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमें स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो वही चीज है कि अगर हम इनपुट वेरिएबल्स को जरा भी चेंज कर रहे हैं तो और आउटपुट वेरिएबल्स तुरंत वेरी कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है, सेंसिटिविटी हाई है। तो अ थर्मोमीटर वुड हैव हाई सेंसिटिविटी इफ अ स्मॉल टेम्परेचर चेंज रिजल्टेड इन अ लार्ज वोल्टेज चेंज। एक थर्मोमीटर है जिसकी अगर सेंसिटिविटी हाई है, इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके टेम्परेचर में कहीं भी चेंज आता है तो उसके वोल्टेज में एक ज्यादा चेंज आता है। यानी
यहाँ तो स्मॉल चेंज आएगा लेकिन आउटपुट में हाई चेंज आएगा, तो उस डिवाइस की क्या है, सेंसिटिविटी हाई होगी। ओके, and next one is linearity. This is the closeness to a straight line of the relationship between the true process variables and the measurement. Deviation of transducer output curve from a specified length, specified straight line. देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो लीनियरली परफॉर्म करे। इट मीन्स जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए। जैसा जैसा इनपुट जाता जा रहा है वैसा वैसा आउटपुट आना आता जाना चाहिए, ये लीनियरिटी होती है। लेकिन फिर भी हमारी डिवाइसेस क्या है, कुछ वेरी, क्योंकि हर चीज आइडियल नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। जैसा इनपुट आ रहा है वैसा आउटपुट नहीं आता, तो क्लोजनेस ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक की जाती है लीनियरिटी में। अगर वो लीनियर होगा तो उसकी लीनियरिटी हाई होगी, मतलब क्लोज होगा स्ट्रेट लाइन के तो इसकी लीनियरिटी क्या होगी, हाई होगी। देखिए एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ये वाली एक्चुअल रिजल्ट है, क्लियर। लेकिन इस पोर्शन पे देखें, जो लाइन रिक्वायर्ड थी उससे इसने थोड़ा सा वेरिएशन लिया, वो अपनी क्या हो जाएगी, एरर कहलाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी डिवाइस की हम लीनियरिटी को चेक करते हैं, वो उसका जो सिस्टम का आउटपुट है वो कितना लीनियर है। या तो वो इंडिपेंडेंट आउटपुट हो सकता है, मतलब इनपुट सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट हो सकता है, इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करता हो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट हो सकता है, किसी एक प्रोपोर्शनल में होगा तभी वो लीनियर होगा, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कंबाइंड इंडिपेंडेंट एंड प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, सेंसर्स की। तो अप्रोक्स 10 करेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके अलावा आप कहीं और से भी रीड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है।